जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्योरिंग। आज हम लोग केमिस्ट्री का 5th लेक्चर कवर करने वाले हैं। आई होप आपने पहले के 4 लेक्चर देखे होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग परमाणु के जितने भी सिद्धांत होते हैं, यानी परमाणु के ऊपर या अणु के ऊपर जितने भी सिद्धांत दिए गए उन सब के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, इसके अलावा अफबाउ का नियम, पाउली का अपवर्जन का नियम यानी एक्सक्लूजन का उसका जो प्रिंसिपल था वो पढ़ेंगे, हुंड का बहुलता का नियम, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। तो जो डाल्टन थे उन्होंने कहा था कि द्रव्य अभाज्य परमाणुओं का बना होता है, यानी उन्होंने ये कहा था कि जो परमाणु होते हैं उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो 1808 में दिया था, और जिसको परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रस्तुत किया था इन्होंने। और इन्होंने ये बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं उनके गुणधर्म यानी उनके जितने भी गुण पाए जाते हैं वो एक समान होते हैं, जैसा कि आप सेकेंड पॉइंट में देख सकते हैं। और उसी के साथ इन्होंने बताया था कि अलग अलग परमाणु के जितने भी गुण होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, वो सारे भिन्न होते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये सब डाल्टन का कहना था। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्योंकि डाल्टन ने कुछ और चीज़ें भी बताई थी, परंतु वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आवश्यकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रदरफोर्ड का मॉडल यानी एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो रदरफोर्ड थे इन्होंने नाभिक यानी परमाणु के नाभिक की जो खोज की थी वो 1911 में की थी। और इन्होंने बताया था परमाणु के अपने जो मॉडल में इन्होंने सिद्ध किया था कि जो परमाणु का सारा द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्र में पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको जब नाभिक के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और यहीं पे इसका सारा वजन केंद्रित होता है, और जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं। और ये भी मैंने आपको उस टाइम बताया था नाभिक में कि जो नाभिक का आवेश होता है वो धन आवेश होता है, क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूमते हैं। और दोस्तों, ये हम लोग कक्षा यानी सेल, उपसेल यानी सबसेल, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो आपको ये याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय पथ में घूमता है और बहुत तीव्र गति से घूमता है। और इसके बाद इन्होंने बताया था कि नाभिक एक दूसरे से बहुत मजबूत एवं विद्युत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नाभिक बल क्या होता है, यानी न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। ऐसी फोर्स जो कि प्रोटॉन्स को आपस में जोड़े रखती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़े रखती है। क्योंकि आपको पता है कि जो नाभिक होता है उसके केंद्र में प्रोटॉन पाए जाते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब बहुत सारे प्रोटॉन एक ही केंद्र में पाए जाते हैं तो उनमें रिफ्लेक्शन होता है, यानी वो कण एक दूसरे से दूर जाते हैं। क्योंकि जब दो सेम चार्ज आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इन्होंने उसी आधार पर बताया। और इसी के साथ इन्होंने ये बताया जो परमाणु होता है वो गोल होता है और परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खोखला होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा रदरफोर्ड का मॉडल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं बोर के परमाणु मॉडल की। इन्होंने बताया कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय गति में परिक्रमा करते हैं, यानी जिस पथ पे ये लोग परिक्रमा करते हैं उसे कक्षा कहा जाता है, और इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि कक्षा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी ऊर्जा समय के साथ बदलती नहीं है, मतलब एक जैसी रहती है। और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि परमाणु के सबसे भारी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत। तो दोस्तों, जो मैक्स प्लैंक थे इन्होंने बताया कि जो अणु या परमाणु होते हैं, दोस्तों मैंने अणु और परमाणु को भी आपको क्लियर किया था कि अणु परमाणु क्या होते हैं। उनकी ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण एक सतत रूप से नहीं होता, मतलब कंटिन्यू नहीं होता है, वो असतत रूप से होता है। और जो ये ऊर्जा होती है ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, जिन्हें हम लोग क्वांटा कहते हैं। यानी जो इनकी ऊर्जा जो रिलीज होती है या फिर ये जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है और छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, जिनको हम लोग क्वांटा कहते हैं। और इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, E=hv। और दोस्तों यहाँ पे h प्लैंक स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू जो है आपको याद करनी है दोस्तों, ये वैल्यू भी, और इसकी यूनिट भी याद करनी है। 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी यूनिट है। और आपको ये नंबर्स भी याद करना है। इसके बाद v इजिकल तो यहाँ पे विकिरण की आवृत्ति है,
तो आपको यहाँ पे मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अब हम देखते हैं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना, कि किस प्रकार से जो कक्षा होती है यानी सेल होती है उनमें इलेक्ट्रॉन भरता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जानना आवश्यक है, तभी आप ये समझ पाएंगे अपवाओं का नियम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कक्षा यानी सेल क्या होती है। दोस्तों जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और दोस्तों इन्हीं ऊर्जा स्तरों को हम लोग सेल कहते हैं यानी कक्षा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है किसी पथ में घूमता है यानी गोल पथ में घूमता है तो उसको कक्षा कहा जाता है, और इन कक्षाओं की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, इस कारण इन्हें हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे कक्षा और सेल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उपकक्षा एवं सबसेल। तो दोस्तों परमाणु के आंतरिक संरचना संबंधित आधुनिक जानकारी के अनुसार प्रत्येक कक्षा यानी सेल की उपकक्षा भी होती है, जिसे हम लोग सबसेल बोलते हैं, तथा इन उपकक्षाओं को हम लोग SPD ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर इनमें निरूपित करते हैं। और दोस्तों हम लोग SPD जो ब्लॉक्स होते हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि प्रत्येक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, उसी तरह से प्रत्येक उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या भी निश्चित होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल क्या होता है। तो दोस्तों जो ऑर्बिटल होता है एक ऐसा चतुर्विध त्रिविम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, इसे ही हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑर्बिटल। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं SPDF ब्लॉक्स की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं S ब्लॉक की। तो इसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, और जितने भी ग्रुप्स होते हैं यानी वर्ग होते हैं उनमें हम लोग ऊपर से अगर नीचे की ओर बढ़ेंगे तो उनमें धात्विक गुण यानी उनमें जो मेटेलिक गुण पाया जाता है और जो अभिक्रियाशीलता होती है यानी उनकी रिएक्शन करने की क्षमता होती है वो बढ़ती जाती है। और जितने भी आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं ये सारे S ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो S ब्लॉक होते हैं उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जितने भरे जाते हैं वो 2 होते हैं, मतलब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनकी अधिकतम संख्या 2 होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं P ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर यानी जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें आप लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इन तत्वों के धात्विक गुण घटेगा, तथा ऊपर से नीचे आने पर इनका गुण बढ़ता है, यानी इनका जो धात्विक गुण होता है वो बढ़ता है। और P ब्लॉक के अगर हम लोग तत्वों की बात की जाए तो इसमें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे इसमें तत्व आते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और इनमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता होती है वो 6 होती है। तो दोस्तों इसमें आपको इस प्रकार से जब हम लोग हुन का नियम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं, बट इनमें जो अधिकतम संख्या होती है वो 6 होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की। तो दोस्तों जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये रासायनिक रूप से एस ब्लॉक से यानी एस ब्लॉक के तत्वों से कम क्रियाशील होते हैं और पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक क्रियाशील होते हैं, तथा इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको जब स्टार्टिंग में आवर्त सारणी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पर्टिकुलर बीच में ट्रांजिशंस मैंने एलिमेंट्स पढ़ाए थे, तो उन्हीं एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखें कोपर, कोबाल्ट, जिंक ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और इसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है वो 10 होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों की। दोस्तों जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं इनमें जो तत्व पाए जाते हैं उनका परमाणु भार काफ़ी अधिक होता है और परमाणु संख्या भी काफ़ी अधिक होती है। और रासायनिक गुणों के आधार पर भी हम लोग इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक होते हैं लिथेनाइट, आपने नीचे 2 अलग से एलिमेंट्स 2 श्रेणियों में लिखे देखे होंगे, तो उनमें जो ऊपर वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं लेंथेनाइट और जो नीचे वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिनाइट। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जो एफ ब्लॉक में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता होती है वो 14 होती है। तो आपको याद रखना है जो एस में होती है वो 2 होती है, पी में होती है वो 6 होती है, डी में 10 और एफ में 14 होती है। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग वापस आते हैं अफवाहों के नियम पे। और दोस्तों यहाँ पे आप 1s, 2s, 3s, 4s देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये 1, 2, 3, 4 ये सारी कक्षाओं के बारे में बताते हैं। और जो s, p और जितने आप देख रहे हैं कि 2s, 2p हो जाते हैं, ये कक्षा में उपस्थित उपकोष के बारे में बताते हैं। जैसे कि s उपकोष हो गया, दूसरे कक्षा में s उपकोष हो गया, p उपकोष हो गया, तो ये उपकोष बताते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों जो अफवाहों का नियम कहता है वो कहता है कि कक्षाओं को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुरूप भरा जाना चाहिए।
और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे पहले उस कक्षा में भरेगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, और जब ये भर जाता है तो ही वो अगली कक्षा में प्रवेश करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसके आधार पे हम किसी भी तत्व की संयोजकता भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हमें पता है जो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है, यानी वो एस ब्लॉक का तत्व होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1s, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो 1 भर जाएगा और 1 उसका खाली रहेगा, तो यानी उसकी जो संयोजकता होगी वो 1 ही होगी। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, यानी जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसका 8 होता है। तो जैसा कि मैंने बताया जो एस ब्लॉक होता है उसमें सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद वो 2s में जाएगा तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। उसके बाद वो जब पी ब्लॉक में जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सारी कक्षाओं में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। उसके बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो भरेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे हो गए। जैसे कि हमने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2s में 2 हो गए, और जो 2p था उसमें इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ब्लॉक खाली रह गए। तो इन्हीं 2 ब्लॉक के सहायता से उसकी संयोजकता हम लोग पता कर सकते हैं, यानी इसकी जो संयोजकता होगी वो 2 होगी। यानी अगर इसको अष्टक अपना पूरा करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा अफवाह का नियम भी। और दोस्तों अफवाह के सिद्धांत के अनुसार ही जो कक्षा होती है उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे अफवाह का नियम भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं पाउली के अपवर्जन सिद्धांत, यानी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उन्होंने बताया जो कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो भी विपरीत चक्रण में। एक तो होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला जो है वो पॉजिटिव में होगा, दूसरा होगा नेगेटिव। तो आपने देखा होगा कि पीछे जो मैं ब्लॉक्स बना रहा था तो उनमें जो मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा था तो उसमें एक साइड में सीधा ले रहा था और एक साइड उल्टा ले रहा था। तो जो ये बताता है कि जो चक्रण होता है वो विपरीत होता है। एक जो चक्रण होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा चक्रण नेगेटिव होता है। और दोस्तों प्रत्येक कक्षा में 4 क्वांटम संख्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पे N, L, M और S देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात क्वांटम संख्या की हुई है तो मैं उसके बारे में बता दूँ। तो क्वांटम संख्या वह संख्या होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं उसकी ऊर्जा की जानकारी देती है, और इसको भी हम लोग 4 भागों में देख सकते हैं, यानी इसमें भी 4 संख्या होती हैं। जो पहला आप देख रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या, तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है ये उसकी ऊर्जा स्तर को बताता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसका ऊर्जा स्तर बताता है। और यहाँ पे आप दूसरा देख रहे होंगे द्विगंशीय क्वांटम संख्या। और दोस्तों जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या होती है ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताती है। और यहाँ पे आप चुंबकीय क्वांटम संख्या देख रहे होंगे, यानी M देख रहे होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन की कक्षक के बारे में जानकारी देती है। और सबसे आखिरी में हम लोग बात करें MS की, दोस्तों इसे S से डिनोट करते हैं मेनली। तो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है। तो आपको इनके बारे में भी समझ में आ गया होगा कि क्वांटम संख्या क्या होती है और उससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों जो मुख्य क्वांटम संख्या N होते हैं, N वाले कोश होते हैं, इनमें जो अधिकतम क्वांटम और इनमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी जा सकती है वो 2n² भरी जा सकती है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हुंड के बहुलता का नियम के बारे में। तो दोस्तों जो हुंड थे उन्होंने बहुलता का नियम दिया था, और इन्होंने कहा था कि एक ही कोश के उपकोश में इलेक्ट्रॉन का युग्म तभी आरंभ होगा जब सभी कोश में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। यानी जितने भी उपकोश होते हैं सबसे पहले उनमें 1 इलेक्ट्रॉन भरता है, तभी उसके बाद वो अगले उपकोश में जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग यहाँ पे पी ब्लॉक की बात करते हैं, दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोगों ने पीछे देखा कि जो 1s उपकोश होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, और जो 2s उपकोश होता है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे वो पी ब्लॉक में भरेंगे। तो सबसे पहले सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होंगे, क्योंकि सब में पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, उसके बाद कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा जो 1s में 2 हो गए थे, 2s में 2 हो गए थे, और जो p में थे इसमें 4 हो गए। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन है उसके 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सारे जो उपकोशों में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर से स्टार्टिंग से भरना शुरू होगा। तो यही उनका कहना था, और इसे ही हम उनके बहुलता का नियम कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक बंध के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं या बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।